का एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल 1.1, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। विदाउट टचिंग इट मीन्स चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। जो मेथड ऑफ चार्जिंग का तीसरा मेथड देखा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, वह एग्जाम्पल है। हमने एक मेटल स्फीयर लिया, इनिशियली अनचार्ज्ड है, ठीक है। इस मेटल स्फीयर के पास में एक हम निगेटिवली चार्ज रॉड लाते हैं, ठीक है। अब इस रॉड पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो मेटल स्फीयर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा रिपेल होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल होगा, रिपेल होकर इस साइड जाएगा। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उधर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करके रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये जो एक कंडीशन बन गया है, पोलराइजेशन हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम ग्राउंड से ज्वाइंट कर देते हैं, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या करेंगे, ग्राउंड से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो जो अर्थ है हमारा इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन देता भी है, ठीक है, और कहीं पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उसको एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो हमने अर्थिंग कर दिया या ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस साइड था, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे आएगा, इस वायर के थ्रू होके कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड के अंदर। मीन्स इधर से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। अभी देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके यहाँ पे है, ठीक। अब अर्थिंग हटा दिया हमने, ठीक है। इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करके है। जब हम इस रॉड को हटा देंगे, रॉड को हटाएंगे तो ये पॉजिटिव क्या होगा, इस मेटल स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रखा था इसके लिए अट्रैक्शन में था। जैसे इस रॉड को हटाओगे यहाँ पे कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इसके लिए जो पॉजिटिव चार्ज है इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। तो टच भी नहीं किया है हमने और मेटल स्फीयर चार्ज हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 1.2, ठीक है। If 10⁹ electrons move out of a body to another body every second, means एक सेकेंड में एक बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 10⁹, कहाँ पे, दूसरे बॉडी पे, ठीक है। देन हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। 1 कूलम चार्ज कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा दूसरे बॉडी पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, सॉल्यूशन देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁹, ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। फार्मूला क्या होता है, Q = NE। N का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁹, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻19। मैग्नीट्यूड रखेंगे बस यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 1.6 10⁻⁻19 + 9 कितना बचेगा, -10 कूलम। मीन्स पहले बॉडी से 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, 1.6 10⁻10 कूलम, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.6 10⁻10 कूलम चार्ज पास हो रहा है कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज पास होने में कितना टाइम लगेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। तो यहाँ पे आएगा 1 कूलम, ये पूरा नीचे चला जाएगा इधर, 1 / 1.6 10⁻10, ये हो जाएगा सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लो,
10⁻10 ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे 10 से इंटू करोगे तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 16, 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 डिवाइड बाई 16 करोगे तो 0.100 हो गया। 696 4 बचा, 2 8 बचा, 5 इंटू 10⁻10 सेकेंड। एक पॉइंट आगे कर दो, 6.25 10⁻9 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा। ईयर में चेंज करना है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो। 1 ईयर में 365 डेज, 6.25 10⁻9 डिवाइड बाई 1 ईयर में कितना 365 डेज, और 1 डे में 24 आवर्स, और 1 आवर में 3600 सेकेंड। ठीक है, इतना क्या आ गया, ईयर में वैल्यू आ गया। इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आंसर कितना आता है 198 ईयर्स। मीन्स 1 कूलम चार्ज सेकेंड बॉडी पे कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 198 ईयर्स। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल 1.3। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज़ देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो 1 कप ऑफ वाटर है, इसमें जो वाटर का मास आता है 250 ग्राम आता है। मास ऑफ वाटर इन 1 कप कितना ले लेते हैं, 250 ग्राम। ठीक है, अब 250 ग्राम में हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर मीन्स H2O। मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम मोलर मास हो गया। ठीक, अब हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, नंबर ऑफ मोल। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई आवेगाद्रो नंबर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक, यहाँ से हमको n फाइंड करना है, तो इन दोनों को ले लो। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई MO इंटू Na। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना है 250 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इंटू आवेगाद्रो नंबर 6.02 10⁻23। इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ, जितना प्रोटॉन होगा उतने ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मीन्स H2O। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है, एक, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना प्रोटॉन हो जाएगा 2 × 1। एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। ठीक है, तो हो जाएगा 8, 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। 10 क्या हो गया प्रोटॉन, उतने ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन, किसमें 1 मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन हो जाएगा, उसको फाइंड कर लो, इंटू कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, n इंटू क्या, एक प्रोटॉन में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना प्रोटॉन है 10। ठीक, अगर चार्ज फाइंड करना है
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, तो N इंटू 10 इंटू E का वैल्यू कितना 1.6 10⁻19, N का वैल्यू कितना है 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.02 10⁻23 1.6 10⁻19। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल चार्ज किस पे आ जाएगा, प्रोटॉन पे। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू निकल के आता है 1.34 10⁻7 कूलम। इतना चार्ज किस पे होगा, प्रोटॉन पे, और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और प्रोटॉन पे प्लस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन पे किस पे रहेगा, माइनस में। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.4। आई होप आपने एग्जांपल पढ़ लिया होगा। ठीक है, एग्जांपल में है क्या, 3 पार्ट में है। ठीक है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, 2 प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और दोनों फोर्स को कंपेयर करना है। और सी पार्ट में फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं ए। यहाँ पे हमको कुछ डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस दिया है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स देखते हैं। पहले मैं बोला किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको लिखोगे कैसे, F/E। फार्मूला क्या होता है, K/Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। K का वैल्यू 9 10⁻9। ठीक है, वैल्यू बाद में पुट कर देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो Fg क्या हो जाए, फार्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। m1 मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस r²। इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा Fe डिवाइड बाई Fg इज इक्वल टू K। Q1 मीन्स केवल मैग्नीट्यूड रखना है, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। Q2 मीन्स इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई r², और इसका r ऊपर चला जाएगा, तो r² डिवाइड बाई G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। r² कैंसिल। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना तो इसको मॉड में ले लो, तो Fe डिवाइड बाई Fg दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो। K का वैल्यू 9 10⁻9 और चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि E और E है, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11, और दोनों वैल्यू दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.11 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन दिया है 1.67 10⁻27 kg। ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 2.4 10⁻39। ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स होता है, 2.4 × 10⁻39 टाइम्स। ये किसके बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, और
इलेक्ट्रिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो, ठीक है। बी पार्ट में बोला है 2 प्रोटॉन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स तो वही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, तो ये जो फोर्स आएगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो यही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे निकाल लो, एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 3 कर दो, क्या हो जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी, मैग्नीट्यूड का रेशियो लेना है, मॉड लगा दो, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई जी मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू 9 10⁻⁹, दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है, 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, डिवाइड बाई जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने के बाद मीन्स 2 प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना टाइम्स है, 1.3 × 10⁻36 टाइम्स, ठीक है। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में पूछा है फोर्स का, जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, उसके कारण उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एफ ई का वैल्यू फाइंड कर लो, एफ ई का वैल्यू फाइंड करोगे तो वहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मॉड ले लो, के का वैल्यू 9 10⁻⁹, चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है का स्क्वायर, डिवाइड बाई बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू कितना आता है, 2.3 10⁻⁻8 न्यूटन। इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू इतना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, ma, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना है, 2.3 10⁻⁻8 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर नीचे आ जाएगा, 9.11 10⁻31 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ जाएगा, फिर हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो सेम फार्मूला एफ इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, एफ का वैल्यू कितना 2.3 10⁻8 डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। कैलकुलेट कर सकते हो इसको, और ये वैल्यू कितना आता है 1.4 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना था किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, दूसरे में प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो, और थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन।